हाँ, केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में स्वागत है। तो अपन जो कंटिन्यू अपने क्लासेस चल रही थी उसी को आगे अपन बढ़ाते हैं। तो जो अपना चैप्टर चल रहा था चट्टान, उसको लेकर उसमें अपन जो आग्नेय शैल है उनका जो वर्गीकरण है उसको अपन देख रहे थे। तो उत्पत्ति के आधार पर जो आग्नेय शैलों का वर्गीकरण था उसको अपन ने पूरा देख लिया था विस्तृत रूप से। आज अपना जो वर्गीकरण है, जो अभी जो क्लास होगी आज की क्लास, इसके अंतर्गत अपन कणों के आधार पर जो आग्नेय शैलों का दूसरे वर्गीकरण है उसको, और तीसरा जो वर्गीकरण है रासायनिक संरचना के आधार पर उसको अपन देखेंगे। तो अभी जो अपन ये बात करेंगे कि जो कण होते हैं, अब आग्नेय शैल है तो लावा या मैग्मा है, उसके ठंडा होकर ठोस होने से जो शैलें बनेगी वो आग्नेय शैलों का रूप होगा और उसी को अपन आग्नेय शैलें कहते हैं। तो आग्नेय शैल लावा या मैग्मा से बनती है। अब अपने एक चीज़ पहले भी देखी थी और अभी भी उसके ऊपर अपन बात करेंगे कि जो आग्नेय शैल है उनके जो कण हैं, क्योंकि एक तो अपने जो आग्नेय शैलों की विशेषता देखी थी उसमें देखा था कि वो रवेदार तथा दानेदार होती है, ठीक है ना। अब दानेदार या रवेदार होगी तो उसके अंदर जो कण होंगे वो बड़े या छोटे होंगे, वो कैसे डिफेंड करेंगे। तो लावा या मैग्मा है, एक तो उसके ठंडे होने की जो गति है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कण बड़े बनेंगे, छोटे बनेंगे या बिल्कुल बनेंगे ही नहीं। दूसरा है स्थान के आधार पर। अब देखिए, जो लावा या मैग्मा है वो किस गति से ठंडा हो रहा है और किस स्थान पर ठंडा हो रहा है, मतलब वो धरातल के ऊपरी भाग में हो रहा है या धरातल के आंतरिक भाग में हो रहा है। अब जब क्या होगा, लावा या मैग्मा होगा वो बहुत ही तेज गति से ठंडा होगा। या तेज गति से ठंडा कब होगा, जब वो धरातल के ऊपर होगा। जब धरातल के ऊपर होता है तो वो बहुत ही तेज गति से ठंडा होता है, क्योंकि जो बाहर का वातावरण होता है, धरातल के ऊपरी वातावरण, वो ठंडा होता है। उस वजह से लावा या मैग्मा हो क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा। जब जल्दी ठंडा होता है तो जो आग्नेय शैल है उसमें कण छोटे बनेंगे, उसका जो आकार होगा वो छोटा होगा, या फिर बहुत ही तेज गति से होगा तो वो बनेंगे ही नहीं। बिना कण वाले भी हो सकते हैं, जैसे ग्लासी शैलें होगी, वो इसी का ही एक रूप होगा जिसके अंदर कण बनते ही नहीं है। तो बात आ गई समझ में, कहने का मैं लावा या मैग्मा है वो किस गति से ठंडा हो रहा है और किस स्थान पे हो रहा है। और दूसरी एक चीज़ इसके अंदर और आती है कि जो लावा या मैग्मा होगा उससे कण बड़े बढ़ेंगे, छोटे बढ़ेंगे या बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे या बहुत बड़े बनेंगे। तो एक तो ठंडा होने की गति कैसी है और ठंडा होने का स्थान कौन सा है। तीसरी जो बात आती है कि लावा के साथ जल तथा जो गैस की मात्रा है वो कितनी है। ये तीन ऐसे कारक होते हैं जिसके ऊपर कण है उनका आकार है वो निर्भर करेगा। ठंडे होने की गति ज़्यादा है, कम है, मंद है या तेज गति से जो लावा है वो ठंडा हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, धरातल के ऊपरी भाग में हो रहा है या धरातल के आंतरिक भाग में हो रहा है। और लावा के साथ जो गैस होती है, जल होता है, उसकी मात्रा कितनी है। यानी लावा के साथ गैस या जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो अपन देखेंगे धीरे धीरे ठंडा होगा, तो उससे कण बड़े बढ़ेंगे। जब उसके साथ गैस या जल की मात्रा है वो
कम होगी तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उससे जो कण है वो बारीक बनेंगे या बिल्कुल नहीं भी बन सकते हैं। तो उसके आधार पर कणों का वर्गीकरण है। तो अपन देखिए मोटे रूप में अब कणों के आधार पर दो प्रकार का वर्गीकरण, एक तो सामान्य सा वर्गीकरण देखने को मिलता है कि एक तो बड़े कण वाले सेलें होती है। अब बड़े कण वाली तो अपन देखेंगे कि जो लावा होगा वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, उसमें समय अधिक लग रहा है, तो वो आंतरिक भाग में होगा। उस वजह से जो बनेगी चट्टान या आग्नेय सेलें वो बड़े कण वाले, उसका जो रवा होगा कहने का मतलब बड़ा होगा। और इसके लिए उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि बड़े कणों वाली जो सेल होती है उसमें ग्रेनाइट सेलें जो होती है, ये तो जो ग्रेनाइट सेलें है वो बड़े कणों वाले होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेनाइट सेलें बनती है वो धीरे धीरे जब मैग्मा या लावा ठंडा होता है उसकी वजह से बनती है, और वो आंतरिक भाग में बने। अपन देखिए जो ग्रेनाइट सेल है वही वापस पाताली सेलों का भी क्या माना जाता है उदाहरण, तो वो आंतरिक भाग में बनेगी तभी तो जाके वो धीरे धीरे मैग्मा ठंडा होगा, उस वजह से बनती है। इसलिए इसके कण होते हैं वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं। और जो छोटे कणों वाली जो दूसरा रूप है कणों के आधार पर, बड़े कणों वाली के बाद छोटे कणों वाली, तो ये क्या होता है, लावा जो होगा उसको शीघ्र ठंडा होने से जो बनती है तो उसका कण होगा वो बारीक बनेगा, इसलिए इसको अपन छोटे कणों वाली सेलें भी कहते हैं। और मध्यम जो कणों वाली सेलें होती है कि जो बड़े कणों वाली तथा छोटे कणों वाली सेलों के बीच में अगर उसका कणों का आकार है तो उसको अपन मध्य आकार वाली जो सेल है वो कहेंगे। यानी जब कणों का जो आकार होता है इन दोनों के बीच वाला होगा, बड़े कणों वाली तथा छोटे कणों वाली के बीच में अगर कणों का आकार है तो वो कैसे होगी, मध्यम कणों वाली जो सेल है उसका है वो प्रकार मानी जाएगी। अब ये तो एक नॉर्मल सा वर्गीकरण हो गया कणों के आधार। व्यवस्थित रूप से अगर अपन देखते हैं तो कणों के आधार पर जो दूसरा वर्गीकरण है वो अपन को देखने को मिलता है, और ये विश्वसनीय भी है और सटीक भी है वो माना जाता है। तो इसके 5 रूप देखने को मिलते हैं। एक तो ये बहुत बड़े कणों वाली जिसको अपन पैगमेटिक सेलें भी बोलते हैं। दूसरा है बड़े कणों वाली, ये बहुत बड़े सबसे बड़े जो कण बनते हैं वो पैगमेटिक सेलों के अंदर बनते हैं। दूसरा है बड़े कणों वाली जिसको फेनेरेटिक सेलें बोलते हैं। तीसरा है जिसके अंदर जो कण होते हैं वो सूक्ष्म हो गए। अब मैं बार बार उस चीज़ को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़े सूक्ष्म बिना मिश्रित कणों वाले जो सेलें बनेंगी तो वो सब इन लावा किस गति से ठंडा हो रहा है और किस स्थान पर हो रहा है, उसके अंदर गैस तथा जल की मात्रा कितनी है, इन तीनों कारकों के ऊपर ये निर्भर करेगा कि कणों का आकार बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, सूक्ष्म होगा, बिना कण मतलब कण बन भी नहीं सकते हैं, और दूसरी बात है मिश्रित जो कण है, बड़े कण और छोटे कण हैं वो मिश्रित रूप में भी पाए जा सकते हैं। अगर बड़े कण तथा छोटे कण मिश्रित रूप में पाए जाएंगे मतलब एक साथ सम्मिलित रूप से पाए जाएंगे तो उसको अपन मिश्रित कणों वाली जो सेलें है वो बोलेंगे। तो सूक्ष्म कणों वाली होगी तो उसको एफेनेटिक सेलें बोलते हैं, बिना कणों वाली होगी तो उसको ग्लासी सेलें वो कहा जाएगा। और जब छोटे कण तथा बड़े कण सम्मिलित रूप से पाए जाएंगे जिन सेलों के अंदर तो उसको मिश्रित कणों वाली या पोरफायरिटिक सेलें बोला जाएगा। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे अपन कहते हैं बहुत बड़े कणों वाली सेल है पैगमेटिक सेलें, उसमें कौन कौन सी सेलें आएंगी तो उसका उदाहरण अभी देखेंगे अपन। तो बहुत बड़े कणों वाली सेलें है, इसका उदाहरण जो देखने को मिलता है पैगमेटिक ग्रेनाइट तथा पैगमेटिक डायोराइट देखने को मिलता है। ये जो दोनों सेलें हैं उनका आकार होता है, देखो ग्रेनाइट तो बहुत बड़े कणों वाली है, लेकिन जो पैगमेटिक ग्रेनाइट है तथा पैगमेटिक जो डायराइट से सेलें हैं वो बहुत बड़े कणों वाली होती है, इसीलिए इसको अपन पैगमेटिक और ये दो जो पैगमेटिक ग्रेनाइट
और पेगमेंटेड डायराइट है वो दोनों बहुत बड़े कणों वाली जो आग्नेय सेल है कणों के आधार पर उसके अंतर्गत जो है वो पाई जाती है। दूसरा है जो बड़े कणों वाली होगी। अब देखो इसमें इसका आकार बहुत बड़ा क्यों है, क्योंकि जब लावा या मैग्मा होता है वो धरातल के आंतरिक भाग में होगा और बहुत ही क्या होगा, धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए जो कण होते हैं वो बहुत बड़े आकार के बनते हैं। और ऐसे जो कण होते हैं वो अपन को दो प्रकार की सेलों के अंदर देखने को मिलता है, पेगमेटिक ग्रेनाइट और पेगमेटिक डायराइट के अंदर। अब जो बड़े कणों वाली फेनेरेटिक सेलें है उसका जो अपन को उदाहरण देखने को मिलता है ग्रेनाइट और डायराइट में देखने को मिलेगा। अब कहने का मतलब जब ये दोनों नाम हट जाएंगे आगे वाले के पेग्नेनाइट के, तो एक तो होता ग्रेनाइट और डायराइट, ये दोनों जो सेल है वो बड़े कणों वाली होती है जिसको फेनेरेटिक सेल है वो कहा जाएगा। तो आपको कहा जाएगा कि पेग्मेनेटिक सेलों के उदाहरण कौन से है, तो पेग्मेनेटिक ग्रेनाइट और पेग्मेनेटिक डायराइट। और बड़े कणों वाली है तो उसका ग्रेनाइट होगा, डायराइट होगा। अब उसके बाद अपन जो सूक्ष्म कणों वाली एफेनेटिक जो सेल है उसको देखेंगे। तो इसके अंदर इसका जो उदाहरण देखने को मिलता है जिसको एफेनेटिक बोलते हैं, इसमें एक तो बेसाल्ट होता है, डाइक होता है और सील होता है। अपन ने बेसाल्ट मतलब जो महासागर है उसके नीचे जो सेलें पाई जाती है, क्योंकि महाद्वीप है उसमें ग्रेनाइट ज़्यादा पाई जाती है और महासागरों में बेसाल्ट है वो ज़्यादा पाई जाती है। और डाइक तथा सील को भी अपन ने पढ़ा था, जैसे अपन उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था। तो मध्यवर्ती जो आग्नेय सेलें थे उसके जो विभिन्न रूप अपन ने देखे थे ना, प्रकार नहीं, उसके विभिन्न रूप पढ़े थे। एंडेसाइट है उसका प्रकार। तो बेसाल्ट तथा जो डाइक और स्पेशली जो डाइक और सील है, तो अपने देखा था कि जो डाइक होता है उसमें तो लंबवत है वो जमा देखने को मिलता है, और जो सील होता है उसके अंदर जो क्षैतिज जमा है वो देखने को मिलेगा। तो ये जो डाइक सील जो उदाहरण है वो सूक्ष्म कणों वाली जो सेल है एफेनेटिक, उसका उदाहरण है वो माना जाता है। अब अपन देखेंगे जो बिना कणों वाली जो ग्लासी सेल है उसका जो उदाहरण है ऑब्सीडियन और पीस स्टोन है। ये दोनों जो उदाहरण है ऑब्सीडियन तथा पीस स्टोन है, वो जो ग्लासी सेलें होती है, जैसे ग्लास होता है, कांच होता है, पारदर्शी एक प्रकार से जिसको अपन बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी वाली, इसके अंदर कण है वो बिल्कुल बनते ही नहीं है, इसलिए इसको अपन ग्लासी सेलें बोलते हैं। तो ऑब्सीडियन तथा पीस स्टोन है वो दोनों ग्लासी जो सेल है उसके उदाहरण माने जाते हैं। यानी कहने का मतलब बिना कणों वाली जो सेल है उसका जो उदाहरण है वो ऑब्सीडियन तथा पीस स्टोन है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद जो मिश्रित कणों वाली है पोरफायरेटिक सेलें है, तो इसमें क्या होता है कि जो बड़े कणों वाली तथा बिना कणों वाली जो सेलें हैं, बड़े कणों वाली तथा छोटे कणों वाली सेलें मिश्रित रूप में पाई जाती है। यानी जो बड़े कणों वाली तथा छोटे कणों वाली सेलें, अब जैसे बड़े कणों वाली जैसे ग्रेनाइट डायराइट और सूक्ष्म कणों वाली जैसे बेसाल्ट डाइक तथा सील है, जब इन दोनों का क्या होगा मिश्रित रूप जो सम्मिलित रूप पाया जाएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, तो मिश्रित कणों वाली सेलें या है वो बनती है, इसको पोरफायरेटिक सेलें भी कहते हैं। तो ये कणों के आधार पर जो अग्नि सेलें था उसका एक प्रकार का क्या था, वर्गीकरण था। तो आपको इन चीज़ों को नोट करना है, ठीक है ना। फिर अभी अपन जो देखेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर जो सेलों की जो प्रकार है उसको भी अपन देखेंगे।
तो रासायनिक संरचना के आधार पर अगर अपन पहले जो इसके जो 4 वर्गीकरण है, यानी अब जैसे कहने का मतलब उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा, जो उसके अंदर जो फॉर्मेशन होता है, जो अलग अलग पदार्थ होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग पाए जाएंगे। जैसे किसमें अम्लीय प्रदान है। अब ये अम्लीय प्रदान हो, बेसिक सेल हो या मध्यवर्ती आग्नेय सेल हो या अल्ट्रा बेसिक हो, इन सभी का जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें मुख्य रूप से जिस एलिमेंट की प्रधानता रहती है उसको सिलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये जो सिलिका है, अब सिलिका कौन सी अग्नि सेलों में अधिक है, कौन सी में कम है? तो सिलिका की मात्रा है, सिलिका की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। इस वजह से जो रासायनिक संरचना उसके आधार पर जो आग्नेय सेल है उसके 4 भाग होते हैं। अब सबसे अधिक जिसके अंदर सिलिका की मात्रा होगी, यहाँ पे प्रतिशत की भी अपन बात करेंगे, तो जो रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय सेल है तो उसमें ये जो वर्गीकरण है उसमें मुख्य रूप से भूमिका जिस एलिमेंट की रहती है, जिस वो सिलिका की रहती है। कौन से पदार्थ की रहती है? अब सिलिका की मात्रा जब 45 से 65 से 85 के बीच में रहेगी तो वो जो सेलें बनेगी रासायनिक संरचना के आधार पर वो अम्लीय प्रदान की बने। यानी जब सिलिका की मात्रा उसके अंदर कितनी होगी, 65% से लगाकर 85% के बीच में होगी तो वो अम्ल प्रदान आग्नेय सेलें होगी। कैसी होगी? सिलिका की मात्रा इतनी है। जब सिलिका की मात्रा 45 से 65% के बीच में होगी तो वो बेसिक सेलें होगी, बेसिक आग्नेय सेलें होगी। जब सिलिका की मात्रा अम्लीय प्रदान तथा बेसिक सेलों के 20 वाली होगी जब सिलिका की मात्रा है इन दोनों के 20 वाली होगी तो मतलब 45 से लगाकर अपने यूँ मान सकते हैं 45 और 65% है वो तो बेसिक पे है और 65 से 85 वो अम्लीय है। तो जब इन दोनों के 20 वाली जो रेंज होगी, यानी कहने का मतलब है कि अम्लीय प्रदान तथा बेसिक सेलें की 20 वाली जो सिलिका की मात्रा होगी प्रतिशत के आधार पर, उसमें जो सेलें बनेगी उसको अपन मध्यवर्ती आग्नेय सेल है वो बोला जाएगा। कहने का मतलब है कि अम्ल प्रदान सेल तथा जो बेसिक सेल है इसके बीच में अगर सिलिका की मात्रा है तो जो सेल बनेगी उसको अपन मध्यवर्ती आग्नेय सेल है वो कहेंगे। तो इसका जो तीसरा जो रूप देखने को मिलेगा वो मिलता है मध्यवर्ती। जब सिलिका की मात्रा है 45% से कम देखने को मिलती है, कितनी? 45% से कम, तो उसको अल्ट्रा बेसिक सेलें बोलेंगे। तो ये चारों जो वर्गीकरण है आग्नेय सेलों का, उसमें मुख्य रूप से योगदान किसका रहेगा? सिलिका का रहता है। जब सिलिका की जो प्रतिशत है उसकी मात्रा है वो अलग अलग रहेगी तो उसको जब सबसे अधिक रहेगी तो अम्ल, फिर 45 से 65 के बीच में रहेगी
तो उसको अपना बेसिक बोलेंगे। जब दोनों के अम्ल तथा जो बेसिक के 20 की होगी तो उसको अपन बोलेंगे मध्यवर्ती। जब 45 से कम होगी जिसमें सिलिका की मात्रा तो उसको अपन अल्ट्रा बेसिक है वो बोलेंगे। अब देखिए ऐसी कौन सी सेलें है जो अम्ल प्रदान की होती है, तो उसका उदाहरण देखेंगे अभी अपन। तो देखिए जो ग्रेनाइट होता है जैसे अपन यूज करते हैं, वो अम्ल प्रदान आग्नेय सेल है, उसका उदाहरण माना जाता है। अब क्योंकि ये जो बनती है उसके अंदर सिलिका रहती है, उसका योगदान सबसे अधिक रहता है, तो उससे जो बनती है तो ग्रेनाइट ही बनेगी, और इसीलिए अम्ल प्रदान जो सेल है वो ग्रेनाइट है वो मानी जाती है। अब जो ग्रेनाइट है उसका जो उपयोग है अपन देखते हैं, घर में जो मकान वगैरह बनाने होता है, जो फर्श वगैरह बनता है उसके तो उसको लगाया जाता है, तो अपन कहते हैं जो ग्रेनाइट होता है उसका उपयोग घर बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ग्रेनाइट होगी वो किस प्रकार की सेलों का उदाहरण होगा? रासायनिक आधार पर अगर देखा जाएगा तो अम्ल प्रदान सेल होगी। कैसी होगी? अम्ल। फिर अगर अपन देखें जो बेसिक आग्नेय जो सेलें होती है, तो इसमें सिलिका 45 से 65 के बीच में होती है। तो इसमें बेसाल्ट होता है, ग्रेबो होता है तथा डोलेराइट जो सेलें होती है, ये तीनों जो सेलें हैं बेसाल्ट है, ग्रेबो, डोलेराइट है, वो बेसिक आग्नेय सेल है जिसमें सिलिका की जो मात्रा रहती है वो 45 से लगाकर 65 के बीच में रहती है। अब तीसरे प्रकार की जो सेल है उसमें क्या है कि जो सिलिका है वो अम्ल तथा बेसिक के बीच वाली रहेगी, तो उसको अपन मध्यवर्ती आग्नेय सेलें है उसका उदाहरण मानते हैं। तो उसमें प्रमुख जो सेलें होती है डोलेराइट होती है तथा एंडेसाइट होती है, डायोराइट और एंडेसाइट। यानी जो डायोराइट तथा जो एंडेसाइट सेल होती है ये मध्यवर्ती आग्नेय सेलों का उदाहरण होती है। इसमें जो सिलिका होती है वो अम्ल तथा बेसिक के बीच वाली रहेगी। तो आपको ये कहा जाएगा कि मध्यवर्ती आग्नेय सेल के उदाहरण कौन से है, तो डायराइट तथा एंडेसाइट होगा। क्या होगा? अब फिर इसका जो चौथा भाग है रासायनिक आधार पर आग्नेय सेलों का, तो जिसमें 45 से कम रहेगी सिलिका की मात्रा, तो उससे जो सेलें बनेगी उसको अपन अल्ट्रा बेसिक सेलें बोलते हैं। और इसके अंदर पेरिडोटाइट सेल होती है। सबसे मजबूत अगर अपन कहते हैं सेल तो वो पेरिडोटाइट ही होती है, सबसे कठोर जिसको अपन बोल सकते हैं। तो ये पेरिडोटाइट सेल है वो अल्ट्रा बेसिक सेलों का उदाहरण होती है। किसकी होती है? तो ये जो चारों प्रकार थे रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय सेलों के, उसको अपने देखा अम्लीय प्रदान, बेसिक, आग्नेय और अल्ट्रा बेसिक। तो पहले का ग्रेनाइट होगा उदाहरण, दूसरे जो है बेसिक बेसाल्ट, ग्रेबो तथा जो डोलेराइट है वो उदाहरण होता है। और मध्यवर्ती है उसमें डायोराइट और एंडेसाइट होगा। और जो पेरिडोटाइट है वो अल्ट्रा बेसिक जो सेल है उसका उदाहरण है, जिसके अंदर सिलिका की मात्रा 45 से भी क्या रहती है? कम रहेगी। तो अभी अपन देखेंगे जो अपना आग्नेय सेलों का जो वर्गीकरण है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी जो अपन आग्नेय जो सेलों का वर्गीकरण देखा था एक्चुअली बनावट के आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर, तो उसमें आग्नेय सेलें थी, अवसादी सेलें थी और कायल थी। तो अभी अपनी जो आग्नेय सेलें है वो पूरी हो गई है। अभी जो सेलों का दूसरा प्रकार है अवसादी सेल है उसको भी अपन देखेंगे।
तो अभी अपन जो अवसादी, जिसके अलग अलग नाम है, अवसादी शैलें भी बोलते हैं उसको, परतदार शैलें भी बोलते हैं, और उसको द्वितीयक शैलें भी कहा जाता है। अब ये जो अलग अलग नाम है वो अलग अलग उसके कारण वजह से उसके अलग अलग नाम है। अवसादी इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये शैलें बनती है वो अवसाद से बनती है। तो सेडिमेंट होता है ना अवसाद, उसकी वजह से ये शैलें बनती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ये अवसादी शैलें। अब इसका ये जो परतदार नाम है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग जो लेयर है या परतें पाई जाती है इस तरह की, जैसे एक के ऊपर ऐसे ये, तो ये अलग अलग परतें पाए जाने के कारण ही इसको अपन क्या बोलते हैं, ये परतदार, इसलिए इसका ये दूसरा नाम पड़ा। अब भूगर्भ में सबसे पहले जो शैलें बनी थी वो आग्नेय शैलें थी, इसीलिए उसका नाम क्या था, प्राथमिक था। अब जो दूसरे नंबर पे जो शैलें बनी है भूगर्भ के अंदर वो अवसादी बनी है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं कि आग्नेय के बाद दूसरे नंबर पे बनी होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, द्वितीयक बना है। तो ये तीनों जो नाम है वो अलग अलग इसकी विशेषता की वजह से इसके जो तीनों नाम है वो देखने को मिलते हैं। आप इसको किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हो, अवसाद की भी कह सकते हैं, परतदार भी कह सकते हैं, और इसको द्वितीयक शैलें वो भी कहा जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो अवसादी शैलें हैं उसके बनने का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार के है, इसकी जो बनने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है, तो उसको भी अपन देखेंगे। तो देखिए जो अवसादी चट्टानें हैं उसका निर्माण जो होता है, यानी अवसादी शैलें उसका जो निर्माण होता है वो अवसाद के जमाव से होता है। यानी मूल रूप में जो अपन कहते हैं जो एलिमेंट होगा उसके लिए जो पदार्थ होता है वो अवसाद होगा। अब अवसाद का मतलब जैसे नदी है, अपर्दन के जो अलग अलग कारक है ना, अपर्दन के 5 कारक होते हैं। तो एक तो नदी होती है, हवा पवन या वायु होती है, दूसरा अपर्दन के कारक हिमानी है, और भूमिगत जल भी होता, और लहरें होती है। क्या होती है, जो समुद्र के तटीय वाला भाग है वहाँ पे जो लहरें चलती है उसकी वजह से। तो ये जो अपर्दन के कारक है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो नदी है। क्या है, नदी। हवा का भी अपना अपना महत्व, सभी का अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग क्या रहता है, महत्व रहता है। मूल रूप से अपन देखेंगे जो नदियाँ होती है जब वो पर्वतीय भाग से निकलती है तो उसके साथ छोटे बड़े कंकड़ पत्थर वगैरह सब कुछ होता है, और जहाँ से नदियाँ निकलती है तो अपने मार्ग में आने वाले जो भी कंकड़ पत्थर है उसको साथ में लेकर चलती है। और एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे वो नदी है अपने साथ जो भी पदार्थ है, जो भी अवसाद है, उसको क्या करती है, वो उसका जमाव कर देती है। तो उसके जमाव से जो शैलें बनेगी वो अवसादी शैलें होगी। और इसके अंदर देखो नदी की कुछ जरूरी नहीं है, हवा जो हिमानी है उसका भी योगदान रहता है, उसकी वजह से भी बन सकती है। वायु है उसकी वजह से मिट्टी है जो उड़कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उससे भी बन सकती है। लेकिन अपन कहते हैं भूमिगत जल और लहर है उसका जो प्रभाव है वो क्या रहता है, सीमित ही देखने को मिलता है। मिलता तो है लेकिन बहुत ही सीमित प्रभाव है वो देखने को मिलता है अगर बात की जाएगी अवसादी शैलों के निर्माण को लेकर। तो देखिए अवसादी शैलों को अपन परतदार तो इसलिए कहते हैं कि इसमें अवसाद की जो है विभिन्न परतें। अब देखिए ये परतें भी किसकी है, क्योंकि एक परत के ऊपर जैसे अवसाद है वो जमा हो गया, अब एक जो परत है वो बन गई अवसाद की, तो उसके ऊपर दूसरी बार क्या होगा, अवसाद जमा होगा, तीसरी बार अवसाद जमा होगा, चौथी बार अवसाद जमा होगा। तो एक परत के ऊपर दूसरी परत जो अवसाद की है उसका जमाव है वो होता जाता है, उसकी वजह से जो शैलें बनती है, इसीलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, परतदार बोलते हैं। जैसे ये अभी आपको चल रहा है, जैसे ये पहली परत, ठीक है,
अब इसके ऊपर दूसरी अवसाद की परत जमा हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। इसी तरह से लगातार जो अवसाद है वो क्या होता जाता है, जमा होता जाता है और क्रमिक रूप में होगा। देखिए जो अवसादी सेल है उसमें जो बड़े कंकड़ वगैरह पत्थर वगैरह जो अवसाद होगा वो पहले जमा होगा, यानी जो बड़े कंकड़ पत्थर वगैरह है उसका जमा पहले होगा और उससे बड़े हैं उसका बाद में होगा। तो कहने का मतलब जो अवसादों के जमा में भी एक क्रमिक प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। यानी अवसाद को जमा में जो क्रमिक है, अब बड़े कंकड़ पत्थर है वो पहले होंगे, उसके बाद उससे छोटे आकार के और सबसे अंतिम जो होगा वहाँ पे सबसे छोटे आकार के जो कण है ये अवसाद है उसका जमा है वो देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो उसको अपन परतदार सेलें भी बोलते हैं। अब देखिए अवसादी सेलों की जो रचना हुई है उसका जो बनावट है एक निश्चित क्रम में होती है, यानी कहने का मतलब बनने का भी एक निश्चित क्या रहता है, क्रम रहेगा, एक प्रोसेस रहती है। उसी क्रम के तहत जो अवसादी सेल है उसका निर्माण है वो होता है। अब वो किस क्रम में होगा, तो पहले बड़े कण जमा होते हैं तथा उसके बाद जो महीन कण है, कहने का मतलब अब वो एक निश्चित क्रम होगा। अब निश्चित क्रम कौन सा, अवसादों के जमाव का एक क्रम रहता है। अब बड़े कण पहले, यानी बड़े जो अवसाद वगैरह है वो पहले होंगे, उसके बाद छोटे कण हैं वो इस क्रम के अंदर जमा होता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि अवसादी सेल है उसका निर्माण में एक निश्चित क्रम है वो देखने को मिलता है। और कणों का यही जो क्रम है भार तथा परिवहन करने वाले कारकों की शक्ति पर डिपेंड करेगा। अब दूसरी बात है, अब जैसे अपन ने ये तो बोल दिया कि भाई अवसादी जो सेल है उसमें अवसाद का एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है, उस क्रम के तहत वो जमा होता है। अब अवसाद के जो क्रमिक रूप से जमा होता है उसके ऊपर कौन से कारक है जो अवसाद को क्रमिक रूप से जमा करने के लिए जिम्मेदार है वो माने जाते हैं। तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो कणों का भार, दूसरा होता है परिवहन के कारक। अब कहने का मतलब है कि अपने ये बोला है कि अवसादी जो सेल है वो उसका एक बनने का निश्चित क्रम होता है। अब वो क्रम है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो जो कण है वो किस कैसे है, उस कणों का जो भार है वो कैसा, मतलब बड़े कण है तो ऑब्वियसली अपन देखेंगे दो अपने पास कण है, जैसे ये है और एक ये है और एक ये है। अब निश्चित रूप से कहा जाएगा कि ये बड़े कण है तो इसका भार तो क्या होगा, अधिक होगा, इसका भार मध्यम होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, और ये बहुत छोटा कण है, अब जब जमा होगा तो ये जो कण है वो पहले होंगे, जैसे ये इसका जमा हो गया, उसके बाद में ये जमा होगा, उसके बाद में ये जमा होगा, उसके बाद में ये होगा, इस तरह से। तो ये जो क्रम देखने को मिलता है ये जमाव का, उसके ऊपर दो चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। एक तो कणों का भार है, अब बड़ा है तो भार अधिक होगा इसीलिए वो पहले होगा। उसके बाद दूसरा परिवहन के जो कारक है वो कौन से काम करेंगे। अब जैसे ये नदी है तो नदी की परिवहन क्षमता क्या है, सबसे ज़्यादा होती है, तो अगर ये है तो उसका जमाव है वो अलग प्रकार से होगा। हिमानी से हो रहा है तो वो अलग प्रकार से होगा, अलग मतलब सिस्टम तो वही रहेगा कि बड़ा कण है वो पहले होगा, लेकिन उसकी जो स्पीड वगैरह है वो क्या हो जाती है, कम हो, क्योंकि नदियों का जो पानी जिस गति से चलेगा हिमानी उस गति से नहीं चल सकते। हाँ हवा जरूर चल सकती है, लेकिन उसका और उसका जो काम करने का तरीका है परिवहन के साधनों में वो क्या अंतर होता है। तो अपन कहेंगे जो परिवहन के कारक है उसके ऊपर डिपेंड है, वो करता है मतलब कौन सा कारक है, कहने का मतलब जैसे नदियों के द्वारा, हिमानी, वायु के द्वारा किस प्रकार से वो हो रहा है, उसके आधार पर अपन देखिए जो कणों का जो क्रम है वो निर्भर करेगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि जो आग्नेय सेल है उसकी कौन कौन सी विशेषता है वो अपन को देखने को मिलती है।
अवसादी सेलों की विशेषता है। अब देखिए एक एक करके अगर इसकी विशेषता को देखा जाएगा अवसादी सेलों की, तो उसमें से जो सबसे पहली जो विशेषता है वो ये देखने को मिलती है कि अवसादी सेलें उसके अंदर जीवावशेषों के प्रमाण है वो देखने को मिलता है। पहली विशेषता है कि जीवावशेषों के प्रमाण है। देखिए ये जो सेल है अवसादी सेल, इन सेलों का जो निर्माण होता है वो सेलों के सुरूण से होता है। अब देखिए अब बात यही आती है कि अवसादी सेलों के निर्माण के लिए अवसाद कहाँ से आएगा। अवसादी सेलों का निर्माण तो हो जाएगा कि अवसाद आएगा कहाँ, तो जो आग्नेय सेल वगैरह होती है वो टूटती है और वो जो टूटती है उसको तोड़ने का जो काम करता है उसमें दो क्रिया रहती हैं, अपक्षय प्लस अपर्दन। ये तो क्या करता है, अपक्षय का मतलब ये होता है कि सिर्फ चट्टानों को तोड़ना होता है। मतलब कहने का मतलब जैसे कि ये पत्थर है इसको तोड़ना अलग अलग भागों में, ये जैसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। अब किसी चट्टान को सिर्फ तोड़कर अपने जगह पर ही डाल देना, अपने जगह पर ही, जैसे ये बड़ा टुकड़ा था इसको तोड़ा और ये अपने जगह पर ही इसको डाल दिया तो वो अपक्षय है। अब अपर्दन का काम क्या है कि जो ये टूटी हुई चट्टानें होती है जो अपक्षय ने क्या करती है तोड़ दी है उसको एक जगह से दूसरी जगह परिवहन का जो काम करता है वो अपर्दन करेगा। अब अपर्दन के अलग अलग कारक है जो अभी अपने देखा गया, नदी है, हिमानी है, पवन है, भूमिगत जल है और लहरें वगैरह। तो इन आग्नेय सेलों के ऊपर अपर्दन के कारक काम करने के कारण वो सेलें अपक्षय तो चट्टानों को तोड़ेगा तो उस टूटने के बाद अपने जगह पर ही गिरी पड़ी रहती है, उसको लेकर जमा करने का जो काम होता है वो अपर्दन का होता है। और यही जो अपर्दन के कारक है वो लगातार अवसाद का क्या करते रहते हैं, जमा, और इसी जमा से कौन सी सेलें बनती है, अवसादी जो सेल है उसका निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है कि जो आग्नेय सेलें है वो सेलों के सूर्ण तथा जो जीवा अवशेष है और वनस्पति के जो समूह है उससे होता है। यानी आग्नेय सेलों का निर्माण होगा तो एक तो चट्टानें जो टूटेगी उससे जो अवसाद होगा उसका योगदान रहता है, दूसरी बात है जो जीवा अवशेष है वनस्पति वगैरह होती है उसका भी इसके अंदर क्या रहता है, योगदान रहता है अवसादी सेलों के अंदर। यही कारण है कि इन सेलों में जीवा अवशेष पाए जाते हैं। यानी अब कहने का मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि एक तो सेलों के जो अवसाद है उससे इसका निर्माण होता है, दूसरी बात है इसके अंदर वनस्पतियों का जो अवशेष है वो भी पाया जाता है। तो ऑब्वियसली अपन देखा जाएगा कि जो अवसादी सेलें होती है उसके अंदर जीवा अवशेष के प्रमाण है, फॉसिल जिसको बोलते हैं उसके प्रमाण है वो देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब जो अवसादी सेलें है उसके अंदर जीवाश्म पाए जाते थे जबकि आग्नेय सेलों के अंदर जीवावशेष के जो प्रमाण है वो नहीं मिलते हैं। दूसरी जो विशेषता है अवसादी सेलों जो भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। यानी अगर अपन जो क्रस्ट की बात की जाएगी भूपर्पटी या जो क्रस्ट है उसमें सर्वाधिक जो सेलें पाई जाती है वो अवसादी सेलों ही देखने को मिलती है। क्योंकि अपन देखते हैं जो अपर्दन के कारक है अलग अलग जो 5 रूप अपने देखेंगे वो सभी अपनी अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार परिवहन का काम करते रहते हैं और उसको लगातार क्या करते हैं, जमाव करते रहते हैं। तो उससे जो सेलें बनती है उसको अपन अवसादी सेलें कहते हैं। तो अपन देखिए भूपृष्ठ का में सर्वाधिक जो सेलें देखने को मिलती है इस भूपर्पटी में या भूपृष्ठ में तो अवसादी सेलें ही है। लेकिन एक बात ये है कि जो भूपृष्ठ का लगभग 75% जो भाग होता है भूपृष्ठ के 75% पर जो चट्टानें पाई जाती है वो अवसादी सेलें होती है। कहने का मतलब जो भूपर्पटी है उसका लगभग 75% भाग अपन कहते हैं तो वो अवसादी चट्टानों से आवृत है।
मतलब आप समझ गए, कहने का मतलब जो अपन को भू प्रॉपर्टी है या भूपृष्ठ जो दिखता है उसका लगभग 75% जो भाग है वो अवसादी चट्टानों से आवृत है, यानी अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। कहने का मतलब है कि भूपृष्ठ का 75% भाग है वो अवसादी शैलों से ढका हुआ है। लेकिन अपन ये कहते हैं कि भूपृष्ठ की बनावट में, देखो ये आवर्त की मैं बात कर रहा ढका हुआ, लेकिन भूपृष्ठ के जो निर्माण में इसका जो योगदान है अवसादी शैलों का सिर्फ 5% ही है। कितना है? अब देखिए आवर्त तो कितना है भूपृष्ठ का भाग अवसादी शैलों से, वो 75% है, लेकिन भूपृष्ठ के निर्माण में जो इसका योगदान है अवसादी शैलों का ये है, यानी भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग तो अवसादी शैलों से आवृत है, लेकिन भूपृष्ठ के निर्माण में अवसादी शैलों का योगदान सिर्फ कितना है? 5% है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम इस तरह से बात करते हैं कि आग्नेय तथा यानी भूपृष्ठ का 75% भाग है वो तो अवसादी शैलों से आवृत है, जबकि 25% जो भाग है भूपृष्ठ का वो आग्नेय तथा कायंत्री शैलों से आवृत है। लेकिन 5% भाग 5% योगदान ही केवल क्या है भूपृष्ठ के निर्माण में अवसादी शैलों का है, जबकि अपन कहते हैं कि 95% जो योगदान है भूपृष्ठ के निर्माण में वो उन दोनों शैलों का, किस किसका? आग्नेय का तथा कायंत्रित का। आई बात समझ में? तो ये इसकी दूसरी विशेषता है। कहने का मतलब सीधा सा अर्थ ही हुआ कि अवसादी शैल है वो उसका आवर्त तो ज़्यादा है भूपृष्ठ के ऊपर, लेकिन योगदान क्या है? कम। जबकि आग्नेय तथा अवसादी शैलों से आवर्त क्षेत्र तो है कम, लेकिन उसका योगदान क्या है? ज़्यादा है। ये इसकी दूसरी विशेषता है, वो देखने को मिलती है। तीसरी जो विशेषता है यानी अवसादी शैलें है उसके अंदर परतें पाई जाती है, एक प्रकार की लेयर है वो अलग अलग पाई जाती है, जिसको तह भी बोल सकते हैं। यानी अवसाद जमा हो रहा है तो उसके ऊपर लगातार अवसादों का क्या होता है? जमा होता जाता है, तो एक प्रकार की जो परत है वो देखने को मिलती है और परतों का निर्माण होता जाता है। तो अवसादी शैलें वो हमेशा किस रूप में पाई जाती है? परतों के रूप में देखने को मिलती है। ये इसकी तीसरी विशेषता है। फिर अपन देखिए इसकी जो चौथी विशेषता है, तो अवसादी शैलें संगठित तथा असंगठित दोनों रूपों में हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है जो अवसादी शैलें है वो संगठित रूप में भी देखने को मिलती है और असंगठित रूप में भी देखने को मिलती है। अब संगठित रूप और असंगठित रूप कहने का मतलब हुआ कि जो अवसादी शैलें वो संगठित तथा असंगठित। अब अवसादी शैलों का संगठित रूप और असंगठित रूप किस पर डिपेंड करेगा? तो शैलों का जो संगठन है वो किस प्रकार का होगा, यानी जो शैलों का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होगा। जो अवसाद है उसका जो संगठन है वो मजबूत है या कोमल है। अब वो सीधी सी बात है कि अवसाद के ऊपर डिपेंड करेगा कि अवसाद किस प्रकार का, मुलायम है या कठोर है, उसके आधार पर है वो डिपेंड करेगा। और उसके अलावा जो इसके संयोजक तत्व होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और खनिजों के ऊपर। कहने का मतलब है कि जो शैलें वो संगठित होगी या असंगठित होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहली बात करता है शैलों का संगठन कैसा है।
मतलब सैलो का संगठन का मतलब सीधी सा अर्थ होता है कि चट्टान है वो मुलायम है या कोमल है, मुलायम है, कोमल है या कठोर है। अब सीधी सी बात है कि जब सैले क्या होगी, मुलायम होगी, तब तो क्या होगा, उसका जो संगठन है वो असंगठित होगा, क्योंकि जैसे ही पानी लगेगा तो वो जल्दी क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, उसका वियोजन हो जाएगा। अब जब कठोर होगी सैले तो उसका वियोजन नहीं हो पाएगा, तो वो ज़्यादा संगठित है वो रहेगी। उसके बाद जो संयोजक तत्व है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और खनिजों के ऊपर। ये तीनों ऐसे तत्व होते हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि सारी सेल है वो संगठित होगी या असंगठित होगी, ठीक है ना। अब जब इस प्रकार की जो सेल है वो कठोर होगी तो संगठित रूप में होगी, और मुलायम होगी तो वो असंगठित होगी, यानी पानी वगैरह, ये संयोजक तत्वों का मतलब वो पानी, खनिज वगैरह होते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड। जैसे पानी है तो वो जल्दी क्रिया करेगा, और स्पेशली अपन कहते हैं जो रासायनिक अपक्षय होता है उसकी वजह से चट्टान वो जल्दी क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। तो इसकी चौथी विशेषता थी। फिर अपन अवसादी सेल है उसकी जो पांचवी विशेषता है उसकी बात करेंगे। देखिए अवसादी जो सेलें होती हैं उसमें संधि तथा जोड़े पाई जाती है, जॉइंट्स होते हैं। अब देखिए, अब संधि का मतलब जैसे कि अवसाद है, अब जब अवसाद है तो उसके अंदर अपन देखिए कुछ दरारें रहती हैं, कुछ जगह रहती है, कुछ स्थान रहता है। अब जब जो भी जगह है या स्थान है उसके बीच में क्या हो जाता है, मान लिया कि जो जल है वो प्रवेश करता था, जैसे ये सेल थी इसके अंदर इस प्रकार की दरारें थी ये। अब जब भी पानी है, अब पानी इसके ऊपर काम करेगा तो पानी इन चट्टानों से होते हुए इन दरारों में फैल जाएगा, ऐसे यहां से ये। अब इधर भी है, अब जब पानी है वो इन चट्टानों में प्रवेश हो जाएगा, तो प्रविष्ट करेगा तो रासायनिक जो क्रिया है वो होगी। अब जब रासायनिक क्रिया चट्टानों के ऊपर होगी तो सीधी सी बात है उसका क्या हो जाएगा, वियोजन शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वियोजन शुरू हो जाएगा चट्टानें क्या हो जाएगी, घुलना है वो शुरू हो जाएगी, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट होना है वो शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब जो अवसादी सेल है उसके अंदर संधि तथा जो जोड़ है वो पाए जाते हैं, और जब जल इस संधियों के माध्यम से चट्टानों तक पहुंचता है तो उसके ऊपर वियोजन की जो क्रिया है वो अप्लाई हो जाती है, और वो चट्टान है वो टूटना है क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब देखिए इसकी जो छठी विशेषता है, तो अवसादी जो सेलें होती हैं वो नॉर्मल रूप से अगर कहा जाएगा, आपको एक कॉमन और सामान्य रूप से अगर कहा जाएगा कि अवसादी सेलें कैसी है, तो आपका सीधा सा उत्तर होना चाहिए कि वो मुलायम प्रकार की होगी, सॉफ्ट होती है। कैसी होती है, हार्डनेस वाली नहीं होती है, वो क्या सॉफ्ट होगी। अब सॉफ्ट क्यों होती है, क्योंकि पानी की जो क्रिया है वो इसके ऊपर जल्दी अप्लाई होती है। और कहने का मतलब जैसे अपक्षय के 3 प्रकार होते हैं, एक तो होता है भौतिक अपक्षय जिसको यांत्रिक भी बोलते हैं, फिजिकल या मैकेनिकल। दूसरा रहता है केमिकल, तीसरा रहता है बायोलॉजिकल, जैविक। अब क्या होगा, जब अवसादी सेलें है वो नॉर्मल रूप से तो अपन कहेंगे मुलायम है। अब अवसादी सेलों के ऊपर अगर एक बात की जाएगी कि जो भौतिक अपक्षय यांत्रिक अपक्षय है वो भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अपन देखिए जो पानी होता है वो रासायनिक अपक्षय में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है उसमें पानी है उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है। और रासायनिक
जो अपक्षय होता है उसमें पानी की वजह से वहाँ पे वियोजन की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाता है। और वैसे ही अपन देखते हैं कि जो अवसादी सेलें होती है उसमें जो पानी है उसका रोल तो रहता है, इसलिए जो रासायनिक जो अपक्षय है वो इन अवसादी सेलों के ऊपर जल्दी है वो काम करता है। तो देखिए अवसादी सेलें प्राय मुलायम होती है नॉर्मल रूप से। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए चिक्का मिट्टी होती है, यानी जो क्ले होता है, ये देखने जो सिक्का मिट्टी होती है वो क्या है, एक प्रकार से मुलायम होती है, लेकिन बालू का जो पत्थर है वो एक प्रकार से कठोर होता है। अब देखिए दोनों रूप है, एक तरफ सिक्का जैसी कोमल है तो दूसरी तरफ जो बालू का पत्थर है सैंडस्टोन है उस जैसी क्या हार्डनेस वाली चट्टान है वो भी पाई जाती है। अब ये जो दोनों सेलें हैं प्रवेशी तथा अप्रवेशी की भी उदाहरण है। अब इसमें क्या होगा कि सिक्का मिट्टी है उसके अंदर पानी है वो जल्दी क्या हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है, तो ये एक प्रकार की मुलायम तो है सिक्का मिट्टी, लेकिन साथ साथ में कैसी है, प्रविष्ट सेलों का भी उदाहरण है। और दूसरी बात है जैसे बालू का पत्थर है वो कठोर तो है, क्योंकि सारी साथ कैसी है, अप्रविष्ट भी है। तो देखिए जब इस प्रकार की होगी तो सीधी सी बात है जो पानी है वो जॉइंटों या संधियों के माध्यम से सेल तक पहुंचेगा तो उसको जल्दी क्या हो जाएगा, उसका जो वियोजन की क्रिया वो शुरू हो जाएगी और चट्टानें जल्दी क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। दूसरी तरफ जैसे पानी है वो प्रविष्ट हो गई नहीं तो उस तरफ अपन देखिए जो रासायनिक जो क्रिया है वो कम हो पाएगी, तो इसलिए उस चट्टानों के जो घुलने या वियोजन की जो क्रिया है उसके अप्लाई होने की संभावना कम रहती है। तो ये इसकी छठी विशेषता है। और इस रूप में होगी कि कहने का मतलब सीधा सा अगर कहा जाएगा कि अवसादी सेलें कैसी है तो मुलायम होगी, क्या होगी, लेकिन फिर भी अपन कहते हैं कोई कठोर भी होती है, कोई मुलायम भी होती है, कुछ प्रवेशीय भी होती है, कुछ अप्रवेशीय भी होती है, वो मिश्रित रूप में भी पाई जाती है। कुल मिलाकर अवसादी सेलें कहा जाएगा तो सॉफ्टनेस वाली होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर सातवीं जो विशेषता है तो कुल मिलाकर जो अवसादी सेलें वो कोमल होती है तथा जो अपरदन का कारक है वो उसके ऊपर जल्दी काम करेगा। अगर सातवीं विशेषता को देखा जाएगा तो कुल मिलाकर जो अवसादी सेलें वो क्या होगी, कोमल होती है और अपरदन के जो कारक है वो जल्दी काम करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है अपरदन के जो कारक है, जो 5 कारक है वो अलग अलग काम करेंगे, तो वो पानी की वजह से जल्दी उसके ऊपर जो रासायनिक अपक्षय की क्रिया वो अप्लाई हो जाएगी और जब चट्टान है उसका वियोजन शुरू हो जाएगा। तो सातवीं विशेषता होती है कि कोमल होती है प्लस अपरदन जो कारक है वो जल्दी काम है वो करते हैं। और अंतिम विशेषता इसकी रहती है, जैसे अपन ने आग्नेय सेलों के अंदर पढ़ा था कि बड़ी बड़ी जो स्थलाकृतियाँ देखी थी, बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, सिल, डाइक वगैरह, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो एक प्रकार से अपन कहते हैं कि जो अवसादी सेलें हैं उसकी जो बनावट तथा जो आग्नेय सेल है उसकी बनावट में जो अंतर है वो स्पष्ट है। और हाँ ये जरूर है कि अवसादी सेलों के निर्माण में आग्नेय सेलों का योगदान रहता है, क्योंकि जब तक अवसादी नहीं आएगा, और अवसाद कहाँ से आएगा, वो आग्नेय सेलों के ऊपर जो अपरदन के कारक काम करेंगे उसी वजह से आएगा। तो कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि अवसादी सेल है वो आग्नेय सेल है उसके ऊपर डिपेंड करती है और जो अपरदन के कारक है वो जल्दी काम करेंगे। तो अगली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर जो अवसादी सेलों का जो वर्गीकरण है उसको अपन देखेंगे। तो जैसे आज अपन ने देखा था आग्नेय सेलों का वर्गीकरण, तो कल या जो भी अपने नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अवसादी सेलों का जो वर्गीकरण है वो अपन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।